अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन प्यारी बहनों के लिए जो ससुराल में रहती हैं। और उधर का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एक जॉइंट फैमिली में और ससुराल की सरकर्दगी में अपने बच्चे की तरबियत कैसे करें। तो प्यारी बहनों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई आपके बच्चे के बारे में बात करता है तो वो यही कहता है कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत नहीं की। तरबियत क्या होती है? तरबियत वो हर एटीट्यूड, वो हर काम, वो हर चीज होती है जो आपका बच्चा सुबह से लेके शाम तक करता है और रात तक करता है। इसमें खाना पीना, सोना, जागना, आना जाना, इवन उसका बोलना, उसका देखना तक शामिल है। तो आपको जब ये मालूम होगा कि तरबियत होती क्या है तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि बच्चे को आपने किस तरह से ट्रीट करना है। हम वन बाय वन आपको बताते हैं कि बच्चे की तरबियत में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले रूटीन, यानी कि उसके मामूल का काम, वो क्या करता है सारा दिन। इसमें आपका रोल ये होना चाहिए कि आपने उसकी एक रूटीन सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो 1 बजे आता है तो आपका खाना उस वक्त रेडी होना चाहिए। फिर आपको बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आते ही मैंने खाना खाना है। खाने के बाद आपने बच्चे को एक रूटीन के हिसाब से कुछ टाइम स्पेयर देना है। उसके बाद आपने उसकी पढ़ाई का एक टाइम मुकर्रर करना है। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। उनका रिजल्ट आम बच्चों से अच्छा होता है क्योंकि वो रोज का रोज गेन करते हैं। कभी भी आप अपनी किसी जाती मसरूफियत की वजह से बच्चे की पढ़ाई की रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 बजे का टाइम रखा है बच्चे को पढ़ाने का, तो आपने डेली 5 बजे ही बच्चे को पढ़ाने बैठना है। तो बच्चे को कुछ दिन वो तंग कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो यूज टू हो जाएगा और वो मान जाएगा कि अब मेरा ये पढ़ाई का टाइम है। उसके खेलने के टाइम पे आप उसको बिल्कुल भी तंग ना करें कि अभी तुम्हें पढ़ाना है, अभी तुम्हें पढ़ाना है। नहीं, जब आपने उसको एक टाइम दे दिया है उसको आपने खुद भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और बच्चे से भी करवाना है। उसके बाद आपने बच्चे के रात के खाने का एक टाइम मुकर्रर करना है, वो भी आपने उसको टाइम से देना है। फिर उसके बाद आपने उसके सोने का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है। इसमें अगर आप ससुराल में हैं तो अपनी मदर इन लॉ से आपने मशवरा करना है कि हम किस तरह की रूटीन बनाए बच्चे की। यानी कि कुछ फैमिलीज में बच्चों को दोपहर को सुलाया जाता है और कुछ बच्चों को नहीं सुलाया जाता। तो ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपने अपनी ज़ाती मसरूफियात को एडजस्ट करना होता है। एनी हो, आपने कुछ भी करना है आपने, लेकिन उनके टाइम स्पेसिफिक रख देने हैं और वो टाइम आपने बच्चे को बताने हैं। इवन अगर आपके पास कोई टॉय किस्म का क्लॉक है तो उस पर आपने वो रिमाइंडर्स लगाने हैं और बच्चे को कहना है ये देखो अब ये हमारा अलार्म पढ़ाई के लिए हो गया है, ये अलार्म हमारा अब सोने के लिए हो गया है। इस तरह बच्चे के लाशौर में आ जाता है कि हमने रूटीन को फॉलो करना है। सेकंड चीज तरबियत में आती है मैनर्स, यानी कि आपने बच्चे को हर तरह के मैनर्स सिखाने हैं। जैसे बच्चे छींक मारते हैं तो उनको आपने ये बताना है कि आपने उसके बाद क्या पढ़ना है, अपने मुंह के आगे हाथ रखना है, कोहनी रखनी है। या आपका बच्चा जमाइयाँ लेता है तो आपने उसको बताना है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। इसी तरह अगर बच्चे को फाट आता है तो उसके बारे में भी आपने ही बताना है कि किस तरह से उसको महफिल से साइड पे जाना है और क्या करना है और कौन सी बात सामने करनी है और कौन सी नहीं करनी है। मैनर्स के बाद आती है बच्चे की एथिक्स, यानी कि इखलाकी इकदार। एथिक्स में वो चीजें शामिल होती हैं जैसे कि बच्चे को आपने सच्चाई का दर्स देना है, दयानतदारी का दर्स देना है, उसके अंदर वो वैल्यूज डेवलप करनी है जो कि एक अच्छे मुसलमान में होती हैं। जैसे कि आपने बच्चे को कभी भी चोरी करने के ऊपर अप्रिशिएट नहीं करना, उसको कभी भी आपने डांटना मारना नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो चोरी करते हैं लेकिन फिर वो ज्यादा सफाई के साथ करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा होता है या डांटा होता है। अगर आप उसको बिठाकर ये बताएंगी कि ये चीज आपके लिए क्यों बुरी है, लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपका इम्पैक्ट क्या बनेगा, तो इस तरह से जब आप उन्हें गाइड करेंगी तो उनको पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम आपने उनसे कहना है कि आप वो चीज मुझसे मांगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये चीजें हैं उनके अंदर वो डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद उनसे छोटे छोटे वादे लें और उस वादा पूरा होने के ऊपर आप उनके लिए इनाम रखें ताकि वो अप्रिशिएट हों और ये जाने कि वादा पूरा करना एक अच्छी हैबिट होती है। इसी तरह कोई चीज आप उसके पास जान के रखवाएं और उन्हें कहें कि बेटे आपने मेरी अमानत रखी थी उसको मुझे रिटर्न करें, या आपने बहन की चीज रखी थी उसको रिटर्न करें। या जैसे आप 2-3 बच्चे हैं आपके और आपने उनके लिए कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लिए हैं तो आपने एक बच्चे को जान के दूसरे बच्चे की चीजें देनी है और उनको कहना है कि आपने ये ईमानदारी से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस तरह से आपने उनके अंदर इखलाकी इकदार पैदा करने हैं। उसके बाद आजकल की जनरेशन चूंकि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन टच है
तो उनके लिए गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपने अगर बेटी भी है और बेटा भी है तो आपने दोनों को बताना है कि कौन सा टच अच्छा है और कौन सा टच बुरा है, ताकि बच्चा फ़ौरन अलर्ट हो जाए। और उसको आपने इतना कॉन्फिडेंस देना है कि अगर कोई उसको बैड टच महसूस होता है तो वो फ़ौरन आकर आपको बताए। ये चीज़ आज के माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आपने एक अहम फरीज़ा समझ के करनी है। उसके बाद तरबियत में आता है हाउ टू स्पीक, यानी कि बच्चे कैसे बोलें, आपकी बात सुने, कब बात आपकी ख़त्म हुई है तब बोलें, बड़ों की बात को मत काटें, ऊंची आवाज़ में ना बोलें, चीख के ना बोलें। ये चीज़ें आपने उनको गाइड करनी है। हाउ टू सिट, बैठना कैसे है। बेटा है तो उसको भी आपने बताना है, बेटी है तो स्पेशली उसको ये बताना है कि आपने टांगे जोड़ के बैठनी है। आपने अगर टाइट्स पहनी है तो आपने अपनी बट को किस तरह से कवर करना है, आपने किस तरह से अपनी टांगों को समेट के और अपने कपड़ों को समेट के बैठना है। तो इसके अलावा ये बताना है कि अगर आपकी बच्ची ने फ्रॉक पहना है जो कि स्लीवलेस है तो उसको ये बताना है कि आपकी आर्म पिट्स नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजें आपने उसको गाइड करनी है। इसके बाद हाउ टू स्लीप में लड़कियों के लिए स्पेशली ये ज़रूरी है कि जब भी वो लेटें अपने फ्रॉक को, अपनी शर्ट को कवर करके, अपने हिप्स के ऊपर कवर करके सोने की आदत डालें। माएँ बचपन में ध्यान नहीं देती, बच्चों के फ्रॉक ऊपर हुए होते हैं, शर्ट ऊपर हुई होती है, टांगे नंगी हो रही होती हैं, ऐसे ही आदत उनमें बड़े होते तक डेवलप हो जाती है। इस तरह से आपने उनको ये सब कुछ सिखाना है। उसके बाद हाउ टू ईट, कैसे खाएं। खाने के भी मैनर्स होते हैं, अपने सामने से खाएं, राइट साइड पे रोटी रखिए, राइट साइड से खाना शुरू करें, अपने हाथ राइट वाला यूज़ करें, फोक और स्पून कैसे यूज़ करें। ये सारे मैनर्स आपने तब सिखाने हैं जब आपने उनके टाइम डिफाइन किए होंगे कि इस टाइम पे हम सब मिलके खाना खा रहे हैं। उस टाइम आपने उनकी इस चीज़ को बहुत केयर करनी है। आपने ये स्पेशली देखना है कि बच्चा उल्टे हाथ से तो नहीं खा रहा, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तो नहीं खा रहा, और खाना गिरा तो नहीं रहा, मुंह पे अपने उसका गंद वगैरह लग तो नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपने उनको समझानी है। हाउ टू बिहेव, ये बात है कि उसने आपके साथ और दूसरों के साथ पेश कैसे आना है, यानी कि अगर वो परेशान है तो कैसे बिहेव करना है, अगर वो खुश है तो कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे रहना है। तो ये सब चीजें आपने उसको बतानी है। इसके बाद बिहेवियर आ जाता है। बिहेवियर में बच्चे का बर्ताव है, ये शऊरी भी हो सकता है और लाशऊर भी हो सकता है। शऊरी में ये होता है कि बच्चा जानबूझ के अटेंशन लेने के लिए उल्टी सीधे हरकतें कर सकता है। अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा जानबूझकर अटेंशन सीकर है और वो अटेंशन लेने के लिए झूठे जख्म की प्रिटेंड कर रहा है, चोट लगने का प्रिटेंड कर रहा है, पेट में दर्द का प्रिटेंड कर रहा है, तो इसके बारे में आपने उसको मोरली समझाना है। उसको बताना है कि आपका बिहेवियर आपके लिए कितना जरूरी है, लोग आपके बारे में क्या तासुर रखेंगे और आपको किस तरह से माशरे के साथ चलना है। तो ये चीजें बिहेवियर में आ जाती हैं। अब बात ये आती है कि जो कि टॉपिक था कि ससुराल इसमें कैसे इन्वॉल्व है। तो उससे पहले हम आपको बताएंगे ससुराल की किस्में कितनी होती हैं। इस सिलसिले में ससुराल की 3 किस्में होती हैं। पहली ससुराल की जो किस्म है वो है कोऑपरेटिव, यानी कि वो आपके साथ फुल कोऑपरेट करते हैं, अच्छे होते हैं वो लोग। वो आपके बच्चे को हमेशा अच्छी बात गाइड करते हैं, हमेशा उनको अच्छे दर्स देते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ रह जाए तो भी वो उसको अच्छा गाइड करते हैं। तो ऐसे ससुराल तो नेमत हैं। अगर ऐसे ससुराल हैं तो फिर तो आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन दूसरी किस्म होती है नॉन कोऑपरेटिव। अब इसमें नॉन कोऑपरेटिव में 2 किस्में होते हैं। एक वो जो जान के आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, और एक वो होती हैं जो कोऑपरेट कर नहीं सकते, जैसे कि एजिड हैं, प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ में हैं, तो वो आपके बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। तो उनको तो एग्जाम्पशन हासिल है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं करते तो उसमें फिर आपको अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। तीसरी जो किस्म है वो पाई जाती है हमारे माशरे में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बच्चों को स्पॉइल करने वाले होते हैं। वो बच्चों की हर गलत जिद को जान के मानते हैं ताकि वो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा अपने दादा दादी से, पुप्पो से प्यार करे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके बच्चे को खाने पीने की चीज़ों का लालच देकर उनसे घर की बातें सुनते हैं और उनको यूज़ करके आपका जीना हराम करते हैं। जब आपको पता चल जाए कि मेरे ससुराल वाले स्पॉइलिंग हैं, वो मेरे बच्चे की तरबियत ख़राब कर रहे हैं, उसकी नाजायज़ फरमाइशें जो नहीं पूरी करनी चाहिए पूरी कर रहे हैं, उनकी गलत बात पे पर्दा डाल रहे हैं, तो फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे को खुद दें और कोशिश करें कि वो उनके पास कम देर के लिए रहें। और अगर रहें भी तो उनको बाद में आपने गाइड करना है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है और क्या चीज़ उनके लिए ठीक है। इसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूरा होना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये बच्चे आपके हैं। कभी भी जिंदगी में कोई भी बात होगी तो लोग यही कहेंगे कि माँ ने अपने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की। जान लीजिए कि बच्चों की जिम्मेदारी वाकई माँ के ऊपर बहुत ज्यादा मुनहसिर है, बाप के ऊपर भी है। बाप का डर, बाप का
जो रोब है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो भी, अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं भी है तो भी बच्चों के ऊपर उसका रोब ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है कि वो जो इंसान थोड़ा रोब वाला होता है उससे डरते हैं, उसकी बात को ज्यादा सीरियस लेते हैं, तो ये चीज होती है। लेकिन माँ जो है, माँ को ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को बच्चे के साथ दोस्त होना चाहिए और उसकी हर जिम्मेदारी को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। क्योंकि ये सोचिए कि अगर आप नहीं करेंगी तो आपके बच्चे के लिए कौन करेगा? हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अगर आप कुछ काम कर रही हैं तो आपने बच्चे के ऊपर या अपने ससुराल के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको रियलाइज करें। उसके बाद वो माएँ कामयाब होती हैं जो कि एक्टिव और अलर्ट होती हैं। एक्टिव किस तरह से कि वो घर के कामकाज इस तरह से निपटाएं कि वो बच्चे को टाइम दे सकें, और अलर्ट इस तरह से कि अगर अपने बच्चे की आदत में कोई भी जरा सी तब्दीली देखें तो वो उसको फौरन जान जाएं। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने बच्चे को टाइम दें। कई माएँ ऐसी होती हैं, वो सोचती हैं कि बड़े बुजुर्ग बच्चों को देख लेंगे, मैं घर के काम निपटा लूं, तो ऐसे में वो माएँ इतनी अलर्ट नहीं रहती और उनको नहीं पता चलता कि उनके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है और हो क्या रहा है। इसलिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप का माहौल बनाएं। कभी भी उनको ये महसूस ना हो कि आप उनके लिए स्ट्रिक्ट हैं या आपसे बात करते हुए वो डरें या ये सोचें कि आपसे बात छुपानी चाहिए। जब आपका बच्चा आपसे बात छुपाने लगे, सच बात ना करे, तो इसका मतलब है कि वो आपका दोस्त नहीं है। आपको उनके साथ फ्रेंडशिप का माहौल रखना चाहिए। और याद रखिए कि अगर आप बच्चे के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चा ये अटैचमेंट किसी और जगह से हासिल करेगा। वो कोई भी हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो ससुराल में पेश आती हैं। वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे और उसकी मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ रेज, गुस्से का मसला। गुस्से का मसला किस तरह से है कि अगर आपके ससुराल वाले स्ट्रिक्ट हैं और आपके ऊपर गुस्सा होते हैं तो फिर आपको अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है। तो इसमें ये बात है कि आपने जो बात बच्चे को समझानी है, जो बात कहनी है, वो आप कोशिश करें कि जब नाइट टाइम है, स्लीपिंग टाइम है, आप उसको स्टोरीज की सूरत में, इस फॉर्म में और सारे दिन की बात को एक कंक्लूजन के साथ उसके साथ शेयर करें, ताकि आपकी बातों से बच्चा चिल्लाए ना, जोर जोर से ना बोले और आपके ससुराल वालों को गुस्सा करने का मौका ना मिले। अगर माँ बच्चे को प्यार से ट्रीट करती है और बच्चे को मार कुटाई नहीं करती, गुस्सा नहीं होती, अक्सर 90% पाकिस्तान में घर ऐसे हैं कि औरत के ऊपर मर्द हाथ उठा देता है अगर औरत बच्चे के ऊपर हाथ उठाए तो इस नौबत में नहीं आना चाहिए। बच्चा आपका अपना है, आपको उसको प्यार के साथ लेके चलना चाहिए। मेरा बच्चा, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। तो बच्चे की तरबियत अच्छी है, वो सारे काम अच्छे करता है। कहने का मतलब ये है कि मारे बगैर और डांटे बगैर भी बच्चे अच्छी तरबियत ले लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ बीटिंग, यानी कि मार कुटाई का मसला। अगर आप बच्चे को मारते हैं तो वो दौड़ कर जाएगा उस बंदे के पास जहाँ से उसको शेल्टर मिलेगा। अब शेल्टर देने वाला बंदा अगर अच्छा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर शेल्टर देने वाला बंदा आपके खिलाफ है और वो जान के बच्चे को स्पॉइल कर रहा है तो फिर आपकी मार कुटाई से उसको कोई भी असर नहीं होने वाला। मार कुटाई की जगह बेहतर ये होता है कि आप अपने बच्चे की कुछ ऐसी एक्टिविटीज को रोक दें जो वो बहुत शौक से करता है। फॉर एग्जांपल गेम्स, मोबाइल डिवाइस, उसको आप टेम्परेरी तौर पे उससे ले लीजिए ताकि उसको पता चल जाए कि ये मैं काम करूंगा तो मुझसे ये चीज ले ली जाएगी। तो इसका असर आजकल के बच्चों पे मार कुटाई से ज्यादा होता है। मार कुटाई बच्चों को ठीक कर देती है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्रिविलेज, यानी कि बच्चे फायदा उठाते हैं। अगर बच्चों को पता चल जाए कि मेरी माँ या मेरा बाप दादा दादी से डरता है और उनके सामने मुझे कुछ नहीं कह सकता, तो फिर वो ये करता है कि जो चीज आपने मना की हो वो उनकी आड़ लेकर करता है। ये बहुत बुरी स्टेज होती है, ये स्टेज आने नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चे के साथ आपको मैक्सिमम टाइम, जब आपने टाइमिंग सेट की होगी तो आपको ये मसले नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे को पता होगा ये टाइम मेरा माँ के साथ है। इसके लिए ये जरूरी है कि बच्चा स्कूल से आने से पहले आपके काम खत्म हो गए हों। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग का काम है तो वो खत्म हो गया हो, और अगर आपकी कुकिंग शाम को होती है तो फिर बच्चे की पढ़ाई का टाइम आप उस हिसाब से एडजस्ट करें कि आप बच्चे को स्पेयर टाइम दे सकें। जो हमारे टाइम नहीं देती वो बाद में फिर दुहाई देती हैं कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है। उसके बाद मुश्तरका फैमिली सिस्टम का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं घर में और सारे अच्छी आदतों के नहीं होते। बच्चे बच्चों से देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर तो दूसरे बच्चे अच्छी हैबिट के हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने जान लिया है कि दूसरे बच्चे मेरे बच्चे को खराब कर रहे हैं या वो उसको गलत नसीहत करते हैं या जैसे चोरी वगैरह को प्रमोट करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों का उनके साथ कोशिश करके टाइम स्पेंड करना कम करा दें, या अगर उनके साथ खेलना जरूरी भी हो तो अपनी नजर के सामने उनको रखें, ताकि जब भी वो कोई गलत बात सिखाने लगें तो आप अलर्ट हों और अपने बच्चे को इस चीज से बचा सकें।
تو یہ چیز آپ کو مشترکہ فیملی سسٹم میں ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک پرابلم ہوتی ہے ہاؤس ہولڈس کا۔ کچھ گھروں میں میڈس وغیرہ نہیں ہوتی، عورتوں کو ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، بلکہ پاکستان میں میجورٹی گھروں میں عورتیں کافی کام خود کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے گھر کے کام کاج کو پرائورٹی دی اور بچے کو نہ دی تو پھر آپ کا بچہ مورلی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بچہ آپ سے فل ٹائم مانگتا ہے۔ بیسیکلی تربیت ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے جو کہ آپ کو تب تک کرنی ہے جب تک آپ کی آخری سانس باقی ہے۔ تو گھر کے کام کاج کو اگر آپ ڈسپلن کے ساتھ ان ٹائمنگز پہ کریں جب بچہ سویا ہوتا ہے، اسکول گیا ہوتا ہے، ٹیوشن گیا ہوتا ہے، تو ان ٹائمز پہ اگر آپ یہ کام نپٹا لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ پھر ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم میں ایک پرابلم ہوتی ہے ڈپریشن کی۔ آپ کو نند کی بات بری لگ گئی، آپ کو ساس کی بات بری لگ گئی، یا آپ کو اپنی جیٹھانی یا دیورانی کی کوئی بات بری لگ گئی، تو آپ نے وہ سارا ڈپریشن اپنے بچے پہ اتار دیا۔ آپ انہیں تو کچھ کہہ نہیں سکیں، آپ نے اپنے بچے کے اوپر وہ سارا غصہ نکال دیا۔ تو سوچیں اس میں سفر کس نے کیا؟ آپ کے بچے نے۔ یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ اپنا ڈپریشن بچے کے اوپر نکالیں۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ میری ماں ہر وقت مجھ سے غصہ کرتی ہے، میں بھی یہ مجھے پسند نہیں کرتی، تو اس طرح بچہ اخلاقی لحاظ سے خراب ہو جاتا ہے یا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی سائیکالوجی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں باتیں۔ اس کے بعد پرابلم ہوتی ہے ایجوکیشن کی۔ اگر آپ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو بھی یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ فالو ایزیلی کر سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو خود پڑھائیں۔ اس میں آپ یہ فیور لے سکتی ہیں کہ آپ اس کو ٹیوشن میں ڈال دیں، گھر میں کوئی ٹیوٹر بلا لیں، یہ آپ کی اپنی بساط کے اوپر ہے۔ یا اگر فیملی میں کوئی ایسا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان سے آپ فیور لے لیں، تو یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنی باتیں مینرز کی اور دوسری ہیں اس میں پڑھائی نہیں ہے شامل، وہ آپ ان کو بالکل سمجھا سکتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو 1 by 1 ڈیٹیل سے بتائی ہیں۔ پھر آپ کا دماغ ایک لمٹ رکھتا ہے، آپ ڈپریس ہو سکتی ہیں، آپ پریشان ہو سکتی ہیں بچے کی ہیبٹ سے، تو اس میں آپ کے پاس ایک سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مدر ان لا سے مشورہ لیں کہ اس بچے میں یہ چینج آ رہا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں۔ ان کا مشورہ سنیں، ان کے پاس بھی تجربہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ اگر آپ کے دل کو بات صحیح لگے تو اس کو فالو کیجیے۔ پھر اگر آپ کی ساس کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو آپ اپنے ہسبینڈ کے آگے یہ بات رکھیے۔ لیکن جب بھی آپ اپنے ہسبینڈ سے یا ساس سے بات پوچھیں اس وقت آپ کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بچہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ سویا ہوا ہو یا بچہ کہیں اور انگیج ہو تب آپ یہ باتیں کریں۔ آپ جب ان کے سامنے یہ باتیں کریں گی تو بچہ وکٹم بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ بچے کی تربیت سے ریلیٹڈ ممکنہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے، اس کو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کیجیے جن کو اس کی ضرورت ہے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔